नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। 28 और 29 मार्च को जिला मुख्यालय पर आयोजित होगा राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी विस्तार से जानकारी। किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भाजपा ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। जिला मुख्यालय के नजदीक मां भद्रकाली मेले की विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई शुरुआत। 9 दिन तक चलेगा भद्रकाली मेला। विश्व जल दिवस के मौके पर बुधवार को एनएसएस से जुड़ी छात्राओं ने जल जागरूकता को लेकर रैली निकाली। अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी तथा बेटे पर चाकू से किया प्राणघातक हमला। बेटे की मौत, पत्नी का टाउन के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा लोक कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर 28 मार्च से राजस्थान संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश सरकार द्वारा लोक कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर राजस्थान संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में आज बुधवार को जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार ने बताया कि जिले में 2 दिवसीय राजस्थान संस्कृति महोत्सव का आयोजन 28 और 29 मार्च को टाउन बस स्टैंड नजदीक सेंट्रल पार्क में किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन 28 मार्च को शाम 4:15 बजे किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में राजस्थानी, हरियाणवी और पंजाबी संस्कृति के लोग निवास करते हैं। उनकी भावनाओं और संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए तथा कार्यक्रम से युवाओं को जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम में राजस्थानी गायकार गफूर खां, हरियाणा के प्रसिद्ध गायक राजू पंजाबी और युवाओं में लोकप्रिय पंजाबी गायक कोरोला मान अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उन्होंने बताया कि लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय लोक कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है। जिले की प्रतिभाएं आगे आए, लोग राजस्थान की विभिन्न संस्कृतियों से रूबरू हों, यही इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य, गिद्दा, भंगड़ा के लिए लोक कलाकारों को आमंत्रित किया गया। स्थानीय कलाकारों में रुखसाना बानो, जय खां मिरासी, पवन मक्कासर, फतेह सियान, राजेश नाथ एंड पार्टी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति में कवियों का अहम किरदार रहा है, इसलिए इस अवसर पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। मनोरंजन के लिए हास्य कलाकार कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि कॉलेज, स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी राजस्थान की संस्कृति से परिचित हों, इसलिए 28 मार्च को सुबह 10 बजे ड्राइंग प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। उत्कृष्ट ड्राइंग करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करने के लिए राजस्थान संस्कृति महोत्सव के अवसर पर स्थानीय उत्पादों की स्टॉल भी लगाई जाएगी। आजीविका के स्वयं सहायता समूह आरशेटी से ट्रेंड महिलाएं तथा स्थानीय एडवेंचर अपने उत्पादों को इस अवसर पर बिक्री के लिए ला सकेंगे। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मीडिया कर्मियों के माध्यम से आमजन को आह्वान किया कि वे इस आयोजन में भाग लेकर राजस्थान की संस्कृति को जानने का अवसर प्राप्त करें। ज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस बार जो बजट अनाउंसमेंट है उसके अंदर लोक कला को और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव मनाए जाने के लिए घोषणा की गई है। इसके अंदर हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कार्यक्रम किया जाएगा जो 2 दिवसीय होगा और इसमें यही उद्देश्य रहेगा कि हम यहाँ के जो लोक कलाकार हैं उनको और उनकी प्रतिभा को प्रमोट करें और उसके अलावा और भी कलाकार जो हैं वो आए ताकि लोग उनको देख सकें, हमारी संस्कृति के बारे में जानकार हो सकें और उसके अलावा उनका मनोरंजन भी हो सके। इस उद्देश्य के साथ हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 28 और 29 मार्च को इसका आयोजन प्लान किया गया है जो सेंट्रल पार्क में रहेगा। आप सबके माध्यम से मैं हमारे हनुमानगढ़ जिले के सभी वासियों को इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित भी करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब उसमें पूरे दिल से भाग लेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करेंगे। इसके साथ ये भी आपको बताना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम हर ब्लॉक में भी किया जा रहा है और ये जो हमारा 1 सप्ताह रहेगा इसमें ब्लॉक लेवल के कार्यक्रम रहेंगे और अंत में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यक्रम रहेगा। तो यही बताने के लिए आज आप सबको आमंत्रित किया। जो ब्लॉक लेवल के कार्यक्रम है वो अलग रहेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यक्रम है वो अलग रहेंगे। इसके अंदर जैसे लोक कला के नृत्य होंगे, म्यूजिक होगा, इसके अंदर सिंगर्स आएंगे। जो हमारे काफी ऐसे बच्चे हैं जो बहुत होनहार हैं, उनको मौका दिया जाएगा। पेंटिंग वर्कशॉप रखी गई है, कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसकी जो डिटेल रूपरेखा हमने 2 दिन की बनाई वो आपके साथ शेयर कर लेंगे
ताकि आपको डिटेल में जानकारी मिल जाए कि 2 दिन का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है। नहीं, ये कोई कंपटीशन, ये बस एक सेलिब्रेशन है। तो कुछ कलाकार ब्लॉक लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ कलाकार स्टेट लेवल पे करेंगे, कुछ यहाँ पे करेंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं कि पहले सिलेक्ट करेंगे फिर जो उनमें चिन्हित होगा वो यहाँ करेगा, वो इस प्रकार से नहीं। हर जिले को एक मौका दिया गया है कि आप वहाँ के कलाकारों को और अन्यथा जगह से भी कलाकारों को इन्वाइट करें और 2 दिन का एक महोत्सव अरेंज करें। इसके अंदर जो हम प्रोग्राम करेंगे उसके अंदर डेफिनेटली हम नशा मुक्ति के ऊपर हमेशा ही जब कार्यक्रम होता है प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर फिर हम जानकारी देते हैं लोगों को और उसके बारे में बातचीत भी करते हैं। इसके अंदर भी हम ये काम करेंगे। और आप जानते हैं कि नौहर में नगर पालिका की तरफ से एक फिल्म भी बनाई गई है इसकी मोटिवेशन के लिए। तो मैं आपके क्वेश्चन के बाद इनको डायरेक्ट कर दूंगी कि वो फिल्म भी यहाँ चल जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि हर लिहाज से प्रचार प्रसार हो और नशे से सब बच सके, इसके बारे में जानकारी दी जाए। स्थानीय भी हैं और बाहर से भी हैं, दोनों हैं। जैसे ही नाम फाइनल होंगे वो भी हम आपको बता देंगे, बट दोनों का मिश्रण रहेगा। किसानों को बीटी कॉटन बीज उपलब्ध करवाने, फसल खराबे का मुआवजा देने सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भाजपा ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। भारतीय जनता पार्टी जिला शाखा हनुमानगढ़ ने बीटी कॉटन बीज की विक्रय स्वीकृति देने व सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि बीटी कॉटन बीज की अनुमति सरकार अतिशीघ्र प्रदान करे, जिससे किसान को बीटी कॉटन बीज उपलब्ध हो सके, क्योंकि मार्च माह के बाद 70 दिन की नहरबंदी शुरू हो जाएगी, जिससे किसानों की नरमे की बुआई प्रभावित होगी। किसानों की सरसों की फसल कट गई है, इसके तुरंत बाद किसान बीटी नरमे की बुआई करना चाहते हैं, इसलिए किसानों को बीटी कॉटन बीज तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवाया जाए। ज्ञापन के अनुसार सरसों की फसल बाजार में विक्रय हेतु किसान मंडी में ला रहे हैं, लेकिन सरसों की फसल समर्थन मूल्य से काफी नीचे बिक रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए तुरंत प्रभाव से सरकारी खरीद शुरू कर किसानों को सरसों की संपूर्ण फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाए। ज्ञापन के अनुसार गेहूं की सरकारी खरीद ऑनलाइन न खरीद कर गेहूं की खरीद ऑफलाइन की जाए, जिससे किसानों को अनावश्यक परेशानियां न हो। ज्ञापन में कहा गया है कि जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से किसानों को मौसम की मार पड़ रही है, जिससे उनकी सरसों और गेहूं की फसल तबाह कर रह गई है। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की भरपाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, जुगल किशोर गौड़ सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज जरिए जिला कलेक्टर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि नरमे कपास की बिजाई शुरू हो चुकी है और बीटी कॉटन बीज जो अभी तक किसानों को उपलब्ध नहीं हो रहा, स्वीकृति नहीं मिली। तो एक तो हमने ये मांग की है कि तुरंत इसकी स्वीकृति प्रदान की जाए बीटी कॉटन बीज की, और दूसरा सरसों की जो खरीद है सरकारी समर्थन मूल्य पर वो तुरंत शुरू की जाए। और इसी के साथ साथ हमने ये भी मांग की है कि गेहूं की खरीद ऑनलाइन न करके ऑफलाइन की जाए, क्योंकि किसानों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और तीसरा, हमारा जो ज़िले में 2-3 दिन से इस खराब मौसम की वजह से अतिवृष्टि से ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की समुचित भरपाई की जाए। और जो बीमा कंपनियां हैं वो उनका जो टोल नंबर दे रखा है किसानों को, टोल फ्री नंबर, वो भी चालू रहना चाहिए। और बीमा कंपनी के जो कर्मचारी अधिकारी है उनको भी किसानों को इसमें जो सर्वे वगैरह करना है उसमें सहयोग करना चाहिए। इन सब बातों को लेकर ज्ञापन दिया है। और इधर एसपी साहब को जो ज़िले में नशे और अपराधियों के खिलाफ जो एसपी साहब ने मुहिम चलाई है, उसके लिए एसपी साहब का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इस ज़िले की जो मूल समस्या जो बढ़ता नशा और अपराध, उन दोनों में एसपी साहब ने जो सक्रियता दिखाई है उसके लिए उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जिला मुख्यालय के नजदीक मां भद्रकाली मेले की विधिवत पूजा अर्चना के साथ आज शुरुआत की गई। भद्रकाली मेला 9 दिन तक चलेगा। टाउन शहर से 7 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में बुधवार को घट स्थापना के साथ नवरात्रा मेला शुरू हो गया। 9 दिन तक चलने वाले भद्रकाली मेले का उद्घाटन जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार और जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की ओर से पूजा अर्चना कर किया गया। मंदिर पुजारी सेतुपुरी की ओर से पूजा अर्चना करवाई गई। पूजा अर्चना के बाद भंडारे में कन्याओं का पूजन हुआ। इसके साथ ही मेले की विधिवत शुरुआत हो गई। इस दौरान जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने मेला स्थल पर की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और अधिकारियों
श्रद्धालुओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के इस बार भी गर्भगृह में प्रवेश पर रोक रहेगी। बुधवार को गर्भगृह के मुख्य गेट से ही श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। पहले दिन भी दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेका। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए देवस्थान विभाग की ओर से मोबाइल शौचालय सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। LED व CCTV कैमरे भी लगवाए गए हैं। दूसरी ओर मेला स्थल पर हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए लगाए गए 9 दिवसीय सेवा शिविर व 8 दिवसीय भंडारे की शुरुआत भी बुधवार को जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार की ओर से की गई। इस मौके पर समिति अध्यक्ष राजकुमार मंगवाना, समिति के मेला प्रभारी सुनील धुड़िया, भगवान सिंह खुड़ी, संतोख सिंह, अजय शर्मा, यशपाल मुंजाल, मदन गोपाल जिंदल, साजन धुड़िया, सुरेश अग्रवाल, परमजीत सिंह, योगेश कुमार, गणेश बागड़ी, किशन सोनी, शिवराज पुरोहित, कृष्णावतार शर्मा, जितेंद्र जिंदल, पीयूष जिंदल आदि मौजूद रहे। समिति पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को मेला स्थल पर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। समिति के मेला प्रभारी सुनील धुड़िया ने बताया कि समिति की ओर से 35 वर्षों से भद्रकाली मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत इस बार भद्रकाली मेले में प्रथम नवरात्र से सेवा शिविर व भंडारा लगाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि भद्रकाली मेला क्षेत्र का बहुत बड़ा मेला है। यहाँ अष्टमी और नवमी को लाखों की संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। इसी के दृष्टिगत वहाँ सुरक्षा व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं के लिए अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। सौभाग्यपूर्वक हमारे जिले में भद्रकाली मेले की स्थापना हुई है। आप सब जानते हैं कि ये बहुत ही मान्य स्थान है। बहुत श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। 2-3 लाख श्रद्धालु अगले 9 दिन में वहाँ आएंगे। अष्टमी और नवमी के दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, तो उसके एवज में SP साहब के साथ दौरा किया गया। वहाँ की व्यवस्थाएं देखी गई और पूजन करके मेले की शुरुआत की गई। हनुमानगढ़ सेवा समिति भारत क्लब द्वारा आज सेवा कैंप भंडारे की शुरुआत की गई। सेवा कैंप भंडारे का शुभारंभ श्रीमती जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया। भारत क्लब द्वारा हनुमानगढ़ सेवा समिति द्वारा खोया पाया केंद्र, नियंत्रण कक्ष, जूताघर इत्यादि चिकित्सा व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थाएं की जाती है तथा समिति द्वारा 8 दिवसीय भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। वह 9वें दिन महिला विश्राम गृह बनाया जाता है। आज 22 मार्च को चैत्र नवरात्रा प्रारंभ हुआ है और इसमें घट स्थापना जो है भद्रकाली में जिला कलेक्टर महोदय और जिला अधीक्षक महोदय ने की है और उनके हाथों कलश स्थापना के साथ ही मेला प्रारंभ हो गया है, जो 30 मार्च तक चलेगा। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी इस दिन काफ़ी दर्शनार्थी आएंगे, तो उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। उनके छाया के लिए पानी की और स्वयंसेवी संस्थाएं जो है भारत क्लब और महावीर दल और NCC और स्काउट के दल भी यहाँ आएंगे, सेवाएं देंगे। और मनोरंजन स्थल भी अब के मेला ग्राउंड में ही लगाया गया है। पिछली बार वो मेला ग्राउंड के बाहर होने से कुछ श्रद्धालुओं को असुविधाएं भी हुई थी। यहाँ जो भी पधारे श्रद्धालु, माता रानी उनको आशीर्वाद प्रदान करे और मनोकामनाएं पूरी करें। विश्व जल दिवस के मौके पर बुधवार को राजकीय बालिका विद्यालय की NSS से जुड़ी छात्राओं ने जल जागरूकता रैली निकाली। विश्व जल दिवस के मौके पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने आज जल जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर NSS से जुड़ी छात्राओं ने भगत सिंह चौक से लेकर रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी तथा मुख्य मार्गों से होते हुए आमजन में जल बचाने की जागरूकता पैदा की। समय सेविकाओं ने अपने नारों में जल ही जीवन है, जल है तो कल है के माध्यम से आम जनता को जल बचाने का संदेश दिया। इसके बाद छात्राओं द्वारा विश्व जल दिवस पर पोस्टर बनाए गए। कार्यक्रम में व्याख्याता ओम प्रकाश नांदेवाल ने छात्राओं को जल के संरक्षण, पुनः उपयोग के तरीकों के बारे में बताया। इस अवसर पर NSS प्रभारी श्रीमती अभिलाषा गोगिया, कमलजीत कौर, PTI जसकरण सिंह, रतनदीप, खेमचंद, कुंतेश देवी, पूनम जियानी, सुषमा कस्बा, सुषमा कौशिक, उपप्राचार्य लक्ष्मण गोस्वामी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य श्रीमती रेणु लखेरा ने सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में विश्व जल दिवस के रूप में NSS की जो स्वयं सेविकाएं छात्राएं हैं उनके द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक से होते हुए रेलवे स्टेशन तथा सब्जी मंडी में एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में स्वयं सेविकाओं के द्वारा जल ही जीवन है, जल है तो कल है के माध्यम से आम जनता को जल बचाने का संदेश दिया और इसके पश्चात छात्राओं के द्वारा विश्व जल दिवस पर पोस्टर भी बनाए और छात्राओं ने प्रतियोगिताएं भी, रंगोली भी की। इस मौके पर श्री ओम प्रकाश नांदेवाल व्याख्याता राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन ने
छात्राओं को जल संरक्षण के बारे में व पुनर्उपयोग के बारे में बताया तथा जल की महत्ता के बारे में छात्राओं को अवगत कराया, क्योंकि आने वाले समय में यदि जल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो पूरा ये जो पृथ्वी पर जो जीवन है वो दुर्बल हो जाएगा। मैं इस विद्यालय के सभी छात्राओं को इस रैली के माध्यम से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी स्टाफ के सदस्यों ने तथा प्रभारी अभिलाषा गोगिया ने भी इस रैली में अपना योगदान दिया। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव कालीबंगा में बुधवार को अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में बेटे की मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल पत्नी का टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। गांव कालीबंगा में बुधवार को अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे हनुमानगढ़ रेफर किया गया। पत्नी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस आरोपियों को राउंड अप कर घटना के कारणों की पड़ताल में जुटी है। पीलीबंगा थाना के एसआई विजय कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 10 बजे गाँव कालीबंगा निवासी देवेंद्र सिंवर ने किसी बात को लेकर अपनी पत्नी सरोज व बेटे विवेक पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों को परिवार के अन्य सदस्यों व आस पड़ोस के लोगों ने मां बेटे को गंभीर हालत में पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद विवेक को मृत घोषित कर दिया। हालत नाजुक होने पर सरोज को प्राथमिक उपचार के बाद हनुमानगढ़ के राजकीय जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पीलीबंगा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू की। कुछ ही देर में आरोपी को राउंड अप कर लिया गया। हमले में गंभीर घायल सरोज का राजकीय जिला चिकित्सालय टाउन में उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया घरेलू विवाद को लेकर देवेंद्र की ओर से अपने पुत्र विवेक और पत्नी सरोज पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने की बात सामने आई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। आज करीब 9 साढ़े 9 बजे सूचना मिली कि देवेंद्र कुमार सिमर जाती है जो जाट कालीबंगा का है, उसने अपने बेटे पे चाकू का हमला किया। बीच चौक में उसकी पत्नी के भी लगी। घटना क्रम में दोनों को टाउन में रेफर किया गया, जहाँ पे उसका बेटा है विवेक है, जिसकी 18 साल की उम्र है, वो मृत घोषित कर दिया गया। और उसकी पत्नी जो सरोज है वो जेर इलाज है और जिसके पर्चा बेन पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुलजिम को राउंड अप किया जा चुका है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वजह तो ये है कि आपसी इनमें कोई गृह कलेश चल रहा था पति पत्नी में, और बच्चे की आपस में बनती नहीं थी कई दिनों से। इनके कोई रिश्तेदारी में कोई मोड़ में था, जाना था, उसको लेकर वाद विवाद जो है। पति जाना नहीं देना चाहता था, पत्नी जाने की जिद करी थी। इसी बात को लेकर उसमें लड़ाई झगड़ा हो गया। उसके हाथ में चाकू था। बीच चौक में इसके अपराधी के पिताजी के भी हाथ में छोटी मोटी पहुँचाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी कार्रवाई करके उन को भी कुछ चंद घंटों में ही दस्तयाब कर लिया है। आगे कार्रवाई जारी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं लैब टेक्नीशियन संघ की संयुक्त बैठक टाउन स्थित अपेक्स भवन में आयोजित की गई। बैठक में राइट टू हेल्थ बिल के बारे में आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तथा लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन की एक संयुक्त बैठक टाउन स्थित अपेक्स भवन में आयोजित की गई। बैठक में बोलते हुए IMA के जिलाध्यक्ष भवानी सिंह ऐरन ने सरकार पर दोषारोपण किया कि सरकार अपने काम को निजी चिकित्सालयों पर थोपना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शासन करने वाली सरकार का जनता के प्रति हितों का दायित्व बनता है, मगर सरकार जनता के स्वास्थ्य के हितों की देखभाल करने की बजाय निजी चिकित्सकों पर इसका भार सौंपना चाहती है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में निजी चिकित्सा के क्षेत्र में प्रत्येक डॉक्टर्स ने अपने अपनी काबिलियत के अनुसार इक्विपमेंट स्थापित किए हैं और अपने अपनी काबिलियत के अनुसार अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार सबको एक ही लाठी से हाँकते हुए इलाज के बदले मामूली पैसा देकर टरकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार की ये हिटलरशाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी और जब तक सरकार राइट टू हेल्थ बिल को वापस नहीं ले लेती उनका आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के दिनेश गुप्ता ने IMA पदाधिकारियों को विश्वास दिलाया कि उन्हें जब भी उनकी सहायता की जरूरत होगी वे भरपूर सहायता करेंगे। बैठक में IMA जिलाध्यक्ष भवानी सिंह ऐरन, डॉक्टर MP शर्मा, दिनेश गुप्ता के अलावा बड़ी संख्या में लैब टेक्नीशियन भी मौजूद रहे। तुरंत बंद आज जैसे साथ दिया है तो विषय में भी कभी भी हमें IMA की तरफ से जो भी आदेश मिलेगा हम उसको तुरंत लेंगे और पूरा साथ देंगे, क्योंकि है हमारा काम है, IMA का काम नहीं है। IMA से चलो मैं ये कहना नहीं चाहता था, परंतु IMA से ही अपना काम चलना है, ये बात भी है। अगर अपने लोग ये स्वीकार करेंगे कि IMA से ही हमारा काम चलना है और ये नहीं है कि हमने IMA को समर्थन दिया, नहीं, हम अपने आप को भी बचा रहे हैं। ये एक काला कानून है और इसको अपने सब मिलके अगर इसको वापस करवा सकें तो यही हमारी जीत होगी। बढ़िया है, प्राइवेट डॉक्टर्स ने उनके एक आह्वान पे सरकारी हॉस्पिटलों में जाके मुफ्त काम किया। अभी यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं तो प्राइवेट डॉक्टर गए नहीं गए गायनेकोलॉजिस्ट किसी का काम करने, लेकिन सरकार अब कह रही है हम तो नहीं कर सकते, आप ये सारा काम फ्री कर दो, आपके पास है फ्री कर दो, हम बाद में देखेंगे आपको क्या पुनर्बंधन करना। अरे आज हमारे पास अलग अलग एक्सपर्टाइज है, अलग अलग मशीनें हैं, अलग अलग सबकी काबिलियत है, उसके हिसाब से हम लोग अपने चार्जेस रखते हैं। आप सारों को भेड़ बकरियों की तरह एक उसमें कैसे तोल सकते हो? उससे फिर कोई बड़ी असुविधा क्यों लाएगा? आपकी एक CBC मशीन है, एक 19 पैरामीटर की है, एक 25 पैरामीटर की है, एक 2 लाख की है, एक 5 लाख की है, दोनों पे अगर सेम होगा तो कोई बड़ी वाली क्यों लाएगा? आज लैब एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई वो गवर्नमेंट का ये जो काला कानून डॉक्टर्स पे लादा जा रहा है RTH का, इसके विरोध में हम सारे लोग एकत्रित होकर के आज लैब एसोसिएशन जिला हनुमानगढ़ पूरा डॉक्टर्स के साथ है, क्योंकि इसमें हमारा या किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। ये सरकार का सिर्फ एक लॉलीपॉप है, चुनाव जीतने का एक तरीका है। जैसा कि पहले इन्होंने अपनी योजनाओं में दे रखा है कि चिरंजीवी योजना में 5 लाख रुपए का इलाज फ्री होता है। अब इन्होंने एक लॉलीपॉप दे रखा है कि 25 लाख रुपए का इलाज फ्री होता है। क्या ये 25 लाख रुपए किसी मरीज के खाते में डलवाए जाते हैं या 5 लाख रुपए किसी मरीज के खाते में डलवाए जाते हैं? उसमें सिर्फ एक लॉलीपॉप है, कागजों में पड़ा रहता है लोन। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में भी इनका चिरंजीवी चलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इनका चिरंजीवी चलता है, लेकिन वो लोग जानते हैं जो इलाज करते हैं और उनको इसका भरण पोषण नहीं होता। इसलिए आज हम लोग इस RTH कानून का विरोध करते हैं और इस विरोध में पूरा IMA का साथ देते हुए जिला हनुमानगढ़ लैब एसोसिएशन इनके साथ है और भविष्य में भी हम इन डॉक्टर्स के साथ रहेंगे। जिस तरह से ये काला कानून थोपा गया है डॉक्टर्स पे, आज हमने पूरा लैब एसोसिएशन जिला हनुमानगढ़ की IMA का समर्थन करते हुए ब्लैक डे के हिसाब से इसको मनाया जा रहा है और सभी प्राइवेट लैब एसोसिएशन, प्राइवेट लैब्स पूरे जिले की बंद है। यही वो योद्धा थे, कोरोना योद्धा थे और आज उन्हीं पे लाठियां बरसाई गई है। कहाँ तो उनको मेडल देना चाहिए और आज इन पे लाठियां बरसाई जा रही है। क्यों? सिर्फ अपनी पूर्ति करने के लिए सरकार ये कार्य कर रही है। इनकी सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर पूरे नहीं है। आज अपने हनुमानगढ़ जंक्शन की बात करें, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी तक ये डॉक्टर नहीं दे पाए और ये चाहते हैं कि प्राइवेट वाला भी फ्री करे। तो ठीक है, प्राइवेट सारे बंद कर दो, सरकारी में अपनी सुविधाएं दो। सरकारी में सुविधाएं क्यों नहीं पूरी हो रही? सरकारी इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनमें पूर्ति क्यों नहीं हो रही कि ये प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं? ये बिल्कुल ही गलत और थोपा गया कानून है, सिर्फ वोटों की राजनीति है ये। तो इसमें हम पूरी लैब एसोसिएशन और IMA के साथ देंगे हम और हमेशा विरोध करेंगे।
खुशहाल दास विश्वविद्यालय में बुधवार को बैंकिंग प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इसमें 60 विद्यार्थियों का चयन किया गया। बुधवार को श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। प्लेसमेंट ड्राइव में 300 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि प्लेसमेंट ड्राइव का उद्देश्य विद्यार्थियों को बैंकिंग क्षेत्र में अपने कौशल और ज्ञान को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना था। इस ड्राइव ने विद्यार्थियों को नियोक्ताओं के साथ बातचीत करने और उद्योग की आवश्यकताओं को समझने के लिए एक मंच प्रदान किया। कार्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज की इस प्लेसमेंट ड्राइव में जो विद्यार्थी रोजगार प्राप्त करने में सफल हुए हैं, उनको बधाई और शुभकामनाएं। जो विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं हो पाए, उनको विश्वविद्यालय की आगामी प्लेसमेंट ड्राइव में अवसर प्रदान किया जाएगा। वे अपनी मेहनत जारी रखें। विश्वविद्यालय अपने प्रत्येक छात्र को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर जो कि समस्त प्रकार की वित्तीय गतिविधियों का माध्यम है, इसमें कार्य करने के इच्छुक विद्यार्थियों ने जिस प्रतिभा का प्रदर्शन किया वह सराहनीय है। इस अवसर पर BFSI के सीनियर एग्जीक्यूटिव श्री सोनू श्रीवास्तव, BFSI के सीनियर एग्जीक्यूटिव सुनील कुमार, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर शामवीर सिंह, प्लेसमेंट शाखा प्रभारी संजय मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जैसा कि हमें सर ने भी बताया था कि डिजिटली बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आज से 10 साल पहले कैशियर के बिना आप लोग कैश डिपॉजिट नहीं करवा सकते थे। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको डिजिटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्रोफेशनली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, विद पर्सनली भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक आपको कैसे अपने लाइफ में प्रूव करना है कि आई हैव दैट स्किल्स, कि मैं अपने आप को दिखा सकता हूँ कि दैट आई एम अ बैंकर। सो वो सब चीज़ें आपकी आज आप यहाँ पे हैं तो आप ज्वाइन करने के बाद 2 साल बाद देखेंगे तो आप खुद को यहाँ देखेंगे, जैसे कि मैं और हमेशा खुद को देख रही हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। मैं थैंक करती हूँ जुनेजा सर का और SKD यूनिवर्सिटी का। अगर यहाँ पर SKD यूनिवर्सिटी ना होती तो मैं यहाँ पर भी ना खड़ी होती। Thank you so much sir for motivating us and guiding us a good path. And especially MIT staff members जिन्होंने हमें हर टाइम सपोर्ट करा और आज हमें यहाँ खड़ा कर दिया। हम अपने आप को कुछ नहीं मानते थे, लेकिन आज जब बैंक में खड़े होते हैं तो हमारी वैल्यू अलग ही नहीं जाती है। तो दुनिया की कोई ताकत आपको ऐसा नहीं कर सकती, कोई भी ताकत। वो क्या है कि हम लोग भीड़ के पीछे भाग रहे, उस भीड़ का हिस्सा बन रहे। हम लोग ये नहीं देख रहे कि हमारा जन्म किस लिए और हमारे अंदर प्रतिभा क्या है, उसको तो हम छुपा देते हैं और हम पड़ोसी की नकल करते हैं कि मेरे पड़ोस का लड़का बैंक में लग गया, मैं भी लग गया। मेरी बुआ का बेटा डॉक्टर बन गया, मैं भी बन गया। वो बहुत अच्छा खेलता है, मैं नहीं खेलूंगा। वो बहुत अच्छी संगीतज्ञ है, मैं भी बन गया। वो बहुत अच्छी ढोलक बजाता है, मैं भी बन गया। मैं 2 मिनट का लास्ट में समय लूंगा। APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना आपने सबने? उनका मैंने पढ़ा कि जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके तो उन्होंने पायलट के लिए कहीं आवेदन किया, मसूरी के पास जगह थी, और वो एग्जाम में सक्सेस हो गए और इंटरव्यू के अंदर वो फेल हो गए। गरीब घर से थे, किराया बड़ी मुश्किल से जुटा के वहां तक पहुंचे थे। साउथ का आदमी था, नॉर्थ आया था, उस समय बड़ा टाइम था, गरीबी बहुत ज्यादा थी। तो उस इंटरव्यू के अंदर वो सिलेक्ट नहीं हुए, तो उन्होंने पास में एक नदी बह रही थी, उस नदी में जाके आत्महत्या करने की सोची। वहां पर एक कोई साधु थे, उन्होंने उसको देख लिया और उनको भांप लिया कि ये आदमी मरने के लिए इस नदी की तरफ जा रहा है, क्योंकि आदमी जो निराश होगा उसका चेहरा नीचे होगा, दूर से ही पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो उन्होंने उसको आवाज और उससे पूछा तो उन्होंने भी सच बता दिया कि मैं तो आत्महत्या करना। यहाँ से हम बैंक के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा करिए स्टूडेंट्स के लिए। पहले ये होता था कि बाकी जो कॉलेज वगैरह हैं वो ये है कि कोर्स वगैरह करवा देते हैं, लेकिन जॉब के लिए हमें कोई फ़ायदा नहीं देते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ये है कि हमारे कोर्स भी करवा रहे हैं और हमारे लिए जॉब भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं SKD कॉलेज में आज यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। SKD कॉलेज ने हमें यहाँ पर एक फेस्ट करवाया है, जिसके अंदर हमारे लिए यहाँ पर
प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है, उसके लिए हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। एसकेडी यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ के इस कैंपस में ये तीसरा बैंकिंग सेक्टर को लेकर प्लेसमेंट ड्राइव था। आज सुबह से ही जो ग्रामीण इलाकों के, ग्रामीण अंचल के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक, दोनों देश की जो बड़ी जो बैंकर्स हैं, वो सीधे भर्ती के लिए कैंपस में आए और उनसे इंटरव्यू और जो उनका स्क्रीनिंग है लैंग्वेज को लेकर 2 तरह के चरणों में उन्होंने अपनी दक्षता, अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि ये विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि जिससे वो सीधे और बैंकिंग सेक्टर में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक दोनों ही बैंक जो अभी यहाँ ओपन ड्राइव के लिए आए हैं प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि करीब 100 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें प्रतिभागिता की है और जिसमें हमारी उम्मीद है कि 20-25 बच्चों से ज़्यादा संख्या में उनका सिलेक्शन होगा और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा नंबर है ये। आने वाले दिनों में हम पूरी कोशिश करेंगे कि विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों के लिए जो सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस हैं, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए उसमें जो एक लैंग्वेज की क्लासेस हैं, उस पर भी हम ज़्यादा फोकस करेंगे। आज हमें एसकेडी यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इनके जो पास आउट प्लस अभी जो फाइनल ईयर में पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका आईसीआईसीआई बैंक के लिए एक इंटरव्यू कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल के लिए होगा और इसमें काफ़ी बच्चों ने इंटरेस्ट शो किया है जो प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि आज जो लगभग 100 से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, हम उम्मीद करते हैं अराउंड हम ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट कर पाए और इन सबको एक प्राइवेट सेक्टर और आईसीआईसी जैसे ब्रांड में रोज़गार का अवसर दें। एनआईटी की अगर हम बात करते हैं, एनआईटी एक स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉलेजेस के साथ मिलके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, हालांकि ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको जो एक स्किल चाहिए होती है जॉब के लिए, वो स्किल पॉलिशिंग का काम करते हैं और जॉब और ग्रेजुएशन डिग्री के बीच में जो स्किल का गैप है उसको फिल करके एक स्टूडेंट अपना करियर स्टार्ट कर सके, वहाँ तक हम उनकी हेल्प करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।